वेलकम टू द न्यू एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था? आयनाइजेशन एनर्जी। उसका हमने डिफिनेशन देखा था, उसका हमने फैक्टर्स देखे थे जिस पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स करती है, लाइक साइज ऑफ एटम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी। इस एपिसोड में हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन से, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर रहे थोड़ा सा। क्वेश्चन है सोडियम सॉलिड, इसको हमने E अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, ये बन गया सोडियम कैटायन गैस। क्वेश्चन है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम विल बी इक्वल्स टू E ग्रेटर देन E स्मॉलर देन E या कांट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम दिस इक्वेशन। से आप पता नहीं कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम लोग। ये है आपको दिया हुआ है Na सॉलिड, एनर्जी दिया गया E, बन गया Na प्लस कैटायन गैस स्टेट में। हमने पढ़ाया था आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। हमने बताया था कि गैसियस एटम रहेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वही हमारी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी। मगर यहाँ क्या है, हमारा सॉलिड में है। ये है आपका आयनाइजेशन एनर्जी, सोडियम गैस, सोडियम प्लस कैटायन। तो सोडियम सॉलिड से हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा, पहले हम लोग को सोडियम गैस में जाना पड़ेगा। जब हम सॉलिड से गैस में जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन प्रोसेस। आपने पढ़ा होगा पहले। तो जो हीट दें वो क्या कहेंगे उसको हम लोग, हीट ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा HS। ठीक है। अब एक लॉ है केमिस्ट्री में, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। कांस्टेंट हीट समेशन क्या कहता है, द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन रिमेन्स द सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप। कोई अगर केमिकल रिएक्शन है, उसका जो एंथैल्पी चेंज होगी वो सेम रहेगी, चाहे वो एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये आप पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में। ठीक है। इस रिएक्शन के लिए ये एक स्टेप में हो रहा है, ये 2 स्टेप में हो रहा है। हमने बोला एंथैल्पी चेंज क्या होगी, सेम रहेगी। ठीक है। तो डेल्टा HS प्लस आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू E। ये दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, E माइनस डेल्टा HS। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, E से क्या होगी, कम होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, C। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली डिपिक्टिंग द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन और आयनाइजेशन एनर्जी सेम ही चीज़ होती है, तो कंफ्यूज नहीं रहेंगे। अगर एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन बोले या आयनाइजेशन एनर्जी बोले, एक ही बात है। ये 4 आपको इक्वेशन दिख रहे हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्टली डिपिक्ट कर रहा है, बता रहा है आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वेशन को। ठीक है। पहला Na सॉलिड, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर Na सॉलिड, Na प्लस सॉलिड एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, Na गैस, Na प्लस गैस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। लास्ट में क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, anion। ठीक है। तो जो डिफिनेशन है बस उसी पे सवाल है, वही कंसेप्ट है हमारा। क्या होगा इसका आंसर, आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, निकल रहा है, Na प्लस गैस बन रहा है। तो राइट आंसर इज C। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ट्रेंड इन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल चुके हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। एलिमेंट्स कौन से हमारे पास, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। हमने सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिया है, 1s2 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 2p1 1s2 2p3 2p4 2p5 और 2p6। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या मिला हमको, Li प्लस, Be प्लस, बोरोन प्लस, कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस एंड सो ऑन। Li प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, क्या बचा 1s2, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो 1s2 2s1 1s2 2s2 जैसे है। ठीक है। अब हम लोग का इसका आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है, दैट इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर दिस एलिमेंट्स
दैट इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देख लें पहले Li प्लस का किसके है, हीलियम के बराबर है, सेम ऑफ रेट ऑफ हीलियम। हीलियम क्या हमारा नोबल गैस, ठीक है। नोबल गैस का क्या होता है, आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहले क्या आएगा हमारा Li प्लस, उसके बाद हम लोग सीधे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देख करके लिख देंगे, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अलॉन्ग द पीरियड बढ़ता है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, Na प्लस का, Na प्लस आएगा। अब ये नोबल गैस नहीं रहा, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ये किसका कन्फिग्रेशन है, फ्लोरीन वाला, तो इसको अब नोबल गैस नहीं मानेंगे हम लोग। सीधे जो ट्रेंड होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंगली वैसे ही सजाएंगे। Li प्लस चूँकि नोबल गैस कन्फिग्रेशन है सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Na प्लस। अब O प्लस और F प्लस, O प्लस का देखिए क्या है 1:2:2p3 है। 2p3 क्या होता है हमारा हाफ फील्ड, जैसे कि नाइट्रोजन का था I1 में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में देखा था हमने नाइट्रोजन का ज़्यादा होता था। उसी तरह सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, ऑक्सीजन का फ्लोरीन से ज़्यादा होगा, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स स्टेबल होता है। पहले पिछले क्लास में बताया था। O प्लस का F प्लस से ज़्यादा होगा। फिर क्या आएगा हमारा N प्लस, देन अच्छा B प्लस और C प्लस। ये किसका है कन्फिग्रेशन, बेरिलियम का। बेरिलियम का क्या होता था, कार्बन से ज़्यादा, बोरॉन से ज़्यादा होता था ड्यू टू फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे B प्लस का C प्लस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। लास्ट में क्या बच गया हमारा B प्लस। तो ये जैसे हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखा था इस सब का, बस सेम ट्रेंड है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो गया है, अकॉर्डिंगली इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया है। जो कंसेप्ट उसमें था फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में, सेम कंसेप्ट इसमें है, बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हुआ तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। नाइट्रोजन की जगह क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन वाला हो गया हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। I1 में नाइट्रोजन के पास था हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देखिए 2p3 है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी एंड कंसेप्ट ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स। हमने बोरोन लिया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला हमने बोरोन से I1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी हमारी 801 किलो जूल पर मोल। फिर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला I2 हो गई हमारी 2427 किलो जूल पर मोल। फिर हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, थर्ड इलेक्ट्रॉन्स I3 हो गई हमारी 3660 किलो जूल पर मोल। फिर हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया तो I4 हो गई हमारी 25026 किलो जूल पर मोल। कुछ दिख रहा है यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे जो ट्रेंड है कोई विचित्र नहीं है, सिंपल ट्रेंड है। आयनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव क्या होती है, बढ़ती है तो बढ़ रही है। 1600 बढ़ी, फिर 1200 बढ़ी, फिर कितनी बढ़ी, बहुत ज़्यादा। इसको हम लोग बोलते हैं सडन जंप। मैंने यहाँ से क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी में एक काफ़ी बड़ा जंप आया। हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा तक क्या गया हमारा, लीनियर ग्राफ गया, सिंपल लीनियर इक्वेशन। उसके बाद यहाँ से क्या हो गया, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया। ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल राइज कर गया, एक्सपोनेंशियली राइजेस। ये क्या हमारा लीनियरली राइजेस, ठीक है। ये जो एक्सपोनेंशियल राइज हुआ, इतना ज़्यादा जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ठीक है। ये इसलिए आ रहा है कि हम लोग कहाँ घुस गए, कोर इलेक्ट्रॉन में घुस गए। 3 इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाला तो वो कहाँ से गया हमारा, वैलेंस शेल से गया। वैलेंस शेल में कौन रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। पर जैसे ही हम कोर इलेक्ट्रॉन कोर शेल में गए, ये देख लीजिए हमारा ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारा है कोर इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारा आउटर शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस शेल निकालने में कम एनर्जी लगी, लेकिन जैसा ही हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन्स निकालने गए, सडन जंप मिला, ठीक है।
तो ये है कंसेप्ट ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स। जब भी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कोर इनर शेल यानी कोर इलेक्ट्रॉन्स निकालने जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक सडन जंप मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि इस पार्टिकुलर एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या देख करके हम उसकी आयनाइजेशन एनर्जी देख करके, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी देख करके हम बता पाएंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल ट्रेंड है, लेकिन जैसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन निकाला तो सडन जंप मिला ड्यू टू वी इंटर द कोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ गया मैं ये कंसेप्ट, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी में कंसेप्ट को समझते हुए। द आयनाइजेशन एनर्जी 1, 2 एंड आयनाइजेशन 3 ऑफ एन एटम आर 738 किलोजूल पर मोल, 1451 किलोजूल पर मोल एंड 7733 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो रेस्पेक्टिवली लिख लीजिए। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम में बी। 3 आपको एनर्जी दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम में भी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। हम ट्रेंड देख लें एनर्जी एनर्जी का। पहला से दूसरा कितना हुआ आपका, अराउंड 700 बढ़ा, दूसरा से तीसरा में कितना बढ़ गया, 6000 से ज़्यादा, मैंने यहाँ पे डबल हुआ, यहाँ पे 5 टाइम्स बढ़ गया। ग्राफ हमने बनाया है, ये देखिए लीनियर बढ़ा और ये साथ है एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत नहीं आई, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर गया। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा आया क्योंकि हम कोर इलेक्ट्रॉन में घुस गए तीसरे में। तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा हमारा, 2। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन से निकाल रहे हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, सिंपल है 2। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है इसी में हमारा, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 4 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियोडिक टेबल आर 8.3, 11.2, 14.5 एंड 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 4 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल आपको दिया गया है। तो सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोग देख लें पहले। सेकंड पीरियड कहाँ स्टार्ट होता है, लिथियम से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ये सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं। इसमें से 4 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का आपको आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, 8.3, 11.2, 14.5। देखने से क्या लग रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा 3 लगातार आपका इंक्रीज हुआ, चौथा में घट गया। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को सजा लिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। इसका हमने आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी लिख दिया है, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का बोरोन से ज़्यादा होता है, देन कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, देन सिंपल। लगातार 3 इंक्रीज है, ये लगातार 3 इंक्रीज है क्या, नहीं है, पहला इंक्रीज कर रहा है फिर घट जा रहा है। ठीक है, बेरिलियम से लें अगर हम तो ये पहले ही डिक्रीज कर जा रहा है, यहाँ से भी नहीं स्टार्ट होगा। बोरोन से देखें, बोरोन बढ़ गया, कार्बन से ज़्यादा, नाइट्रोजन, 3 लगातार इंक्रीज हमको यहाँ पे मिल रहा है। फिर ऑक्सीजन का कम हो गया ड्यू टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये हमको ट्रेंड पकड़ा गया, ये तीनों इंक्रीज किया फिर घट गया। तो मतलब पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा होगा नाइट्रोजन का, 14.5, फिर घट के 13.6 हो गया जो कि ऑक्सीजन का है। तो आंसर क्या होगा हमारा, 14.5। इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ए, बी एंड सी आर हीलियम 2s1, नियोन 3s1, आर्गन 4s1 रेस्पेक्टिवली।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हीलियम के बाद 2s1 कौन सा एलिमेंट होगा हमारा, लिथियम। नियोन के बाद 3s1 सोडियम। आर्गन के बाद 4s1 किस में होता है, मतलब कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, वो भी अल्कली मेटल्स। ठीक है, हम जानते हैं नीचे की तरफ क्या होता है, साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, मतलब सबसे ज़्यादा ए, देन बी एंड देन सी। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसको लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन निकालना मतलब कि आपको आयनाइजेशन निकालना है C+, N+, O+ एंड F+ का। एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, दूसरा निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या मिलेगा हमको, C+, N+, O+ एंड F+। सबका हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया है, देख सकते हैं। जनरल ट्रेंड क्या कहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, जनरल ट्रेंड हो गया F+, O+, N+ एंड C+। आप बताया था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स P3 क्या है हमारा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है। P का देखेंगे हम लोग, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो O+ का F+ से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका पोजीशन बदल दीजिए, F+ और ये O+। ठीक है, यह है ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस। और आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन। अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर रहता तो क्या हो जाता, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्योंकि अब इसका क्या हो जाएगा आपका 2p3 कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड। याद रखेंगे नाइट्रोजन का क्या होगा, पहला एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा और दूसरा में ऑक्सीजन का फ्लोरीन से ज़्यादा होगा। तो लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज और आर। हो सकता है एक से ज़्यादा गलत हो। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैंने IE1 ऑफ एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, क्या ये सही है? हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग देखा था उसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्या होता था, ड्यू टू फील्ड ऑर्बिटल एडाई, बोरोन का, बेरिलियम का ज़्यादा होता था बोरोन से, देन कार्बन, देन हमारा क्या आता था, ऑक्सीजन से ज़्यादा होता था नाइट्रोजन का, देन फ्लोरीन का। सेम पैटर्न नीचे भी आएगा। तो आपका सोडियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम, ग्रेटर देन मैग्नीशियम, ग्रेटर देन सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन। कहने का मतलब क्या है, Mg का क्या है मेरा फील्ड ऑर्बिटल है, मतलब 3s2 है, और एल्युमिनियम का क्या है 3s2 3p1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, फील्ड ऑर्बिटल से, ज़्यादा एनर्जी लगेगा। यहाँ पे तो इससे निकल रहा है, कम लगेगा। तो IE ऑफ एल्युमिनियम ज़्यादा नहीं होगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा ड्यू टू फील्ड ऑर्बिटल्स 4s2 3s2। अगला है IE2 ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सोडियम। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि Mg+ को कंपेयर करना हम लोग को Na+ से। देख लेते हैं, ये हो गया आपका 3s1 और ये हो गया 1s2 2s2 2p6। इसमें एक इलेक्ट्रॉन था 3s में, वो निकल चुका है। तो ये क्या हो गया हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या हो गया 2s2 2p6, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया सोडियम वाला। ठीक है,
तो सेकंड आयन किसका ज़्यादा होगा? सोडियम का ज़्यादा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कहाँ घुस गए हम लोग? कोर इलेक्ट्रॉन्स में। तीसरा मेरा वैलेंस शेल था जो उसमें इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको Na+ में, तो कहाँ से निकालना पड़ेगा? कोर इलेक्ट्रॉन से निकालना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन फर्स्ट एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का हमने कहा था क्या होता है? 3s2 और सोडियम का 3s1 लास्ट में। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बन जाता है? ये हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इसकी कम होगी, क्योंकि ये स्टेबिलिटी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन देने से। बोलेगा ले जाओ इलेक्ट्रॉन, हम तो नोबल गैस बन जाएंगे। तो बोला ठीक है। और इसका क्या है? ये फील्ड ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी ऐसे भी ज़्यादा होगी इससे। ठीक है, तो ये सही है। सोडियम का फर्स्ट एनर्जी मैग्नीशियम से कम होगा। तीसरा है मैग्नीशियम थर्ड एनर्जी। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब 3s2 3p6 और एक मिनट हो गया, 2s2 2p6 और ये 3s2 मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का 2s2 2p6 और 3s2 3p1। 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल चुके हैं, ये ख़त्म हो गया। अब अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन हमको निकालना तो कहाँ घुसना पड़ेगा? कोर इलेक्ट्रॉन्स में। कोर इलेक्ट्रॉन्स में घुसेंगे तो कितना ज़्यादा एनर्जी जंप होता है? बहुत ज़्यादा जंप होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का कहाँ से निकल रहा है तीसरा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल से ही निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? वैलेंस शेल से। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। इससे आयनाइजेशन 3 ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम। ये सही है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बन जाएगा? ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तीसरा आपको, तो कोर इलेक्ट्रॉन से निकालना पड़ेगा, वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये दोनों गलत। कंसेप्ट को पकड़ के चलिए, आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है IE1 मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, आप एक पीरियड के लॉन्ग जा रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग द पीरियड क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था ऐसे? सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा, देन एल्युमिनियम का, देन मैग्नीशियम का, देन ये एक जनरल ट्रेंड है। लेकिन हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का क्या होता है? फील्ड ऑर्बिटल होता है, ये होता है 3s2, ये होता है 3s1। ठीक है, इसके कारण क्या होगा? इसका एल्युमिनियम से ज़्यादा हो जाएगा। तो सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, देन सोडियम। बस एडजेसेंट वाले से ही ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा। हाफ आपका फील्ड ऑर्बिटल है, या हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो एडजेसेंट वाले से आप आगे आ सकते हैं। तो मेरा आंसर कौन सा होगा? ये तो नहीं है। सिलिकॉन के बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम आएगा। Na है, देन से मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से ज़्यादा है, फिर ये आपका। ठीक है, इसी को हमें ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से भी ज़्यादा है, सोडियम से भी ज़्यादा है। अगर इसी में आपसे पूछ देता IE2 के बारे में कि IE2 का ऑर्डर लिखिए, तो कैसे लिखते हैं हम लोग? देखते हैं। I2 लिखना तो मतलब Na+, Mg+, Al+ और Si+ का कंपेयर करना पड़ेगा। इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा?
एक इलेक्ट्रॉन था 3s1 में ख़त्म, ये बन गया 2s2 2p6 मतलब नोबल गैस। ये बन गया 2s2 2p6 का होता था लास्ट में 3s2, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3s1। एल्युमिनियम का 2s2 2p6 3s2 और क्या होता था 3p1 होता था, वो निकल गया, ये ख़त्म। सिलिकॉन का होता था 2s2 2p6 3s2 3p2 होता था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3p1। ठीक है। अब चूंकि ये नोबल गैस बन गया, इसका सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। Si+ और Al+, ये किसका ले गया आपको, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गया। देखो लास्ट वाला क्या है, वैलेंस ऑर्बिटल फील्ड है, ये क्या करेगा, इसको सुपरसीड करेगा। तो एल्युमिनियम हो जाएगा हमारा सिलिकॉन से आगे। ठीक है। उसके बाद आएगा सिलिकॉन, देन लास्ट में मैग्नीशियम। ये हो गया I2 ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन का ऑर्डर। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी शोन बाय द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिए गए हमारे, 2s2 हीलियम 2s2 2p2 1s2 एंड हीलियम 2s2 2p3। 2s2 किसका होगा, बेरिलियम का। 2s2 2p2 किसका होगा, कार्बन का। 1s2 इटसेल्फ हीलियम का होगा, और हीलियम 2s2 2p3 किसका होगा, नाइट्रोजन का। जानते हैं हीलियम नोबल गैस है, 1s2 वाला इसका सबसे ज़्यादा होगा। देन कौन आएगा हमारा, नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बेरिलियम एज पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे कम कौन सा हमारा है, 2s2 बेरिलियम, इसको लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब I1 ऑफ द एलिमेंट बोरॉन फास्फोरस सल्फर एंड फ्लोरीन इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऑर्डर लिखना है। सबसे पहले हम एलिमेंट्स को एज प्रेडिक्टेबल सजा लेंगे, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन, यहाँ पे सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है। नीचे क्या होता है, साइज बढ़ेगा, इधर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का। नीचे क्या होता है, घटता है, इधर बढ़ता है। सबसे ज़्यादा किसका होगा हमारा, फ्लोरीन का। उसके बाद आ जाइए आप, फास्फोरस और सल्फर में किसका ज़्यादा होगा, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का ड्यू टू हाफ फिल ऑर्बिटल्स। उसी तरह फास्फोरस और सल्फर में फास्फोरस का ज़्यादा होगा, देन सल्फर, और फिर लास्ट में आपका बोरोन। नीचे की तरफ क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है तो आई घट रहा है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज के कारण एनर्जी बढ़ रहा है। तो बोरोन और फास्फोरस में क्या होगा, 2 का गैप है, मतलब 2 टाइम्स या 2 यूनिट। आप समझिए कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज है 1 यूनिट घट रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, डोमिनेट करेगा साइज को, क्योंकि हम 2 यूनिट आगे जा रहे हैं और 1 ही यूनिट नीचे जा रहे हैं। ठीक है। अगर यहाँ सिलिकॉन रहता फास्फोरस का जगह तो हम लिखते हैं बोरोन का सिलिकॉन से ज़्यादा होता। ठीक है। लेकिन बोरोन का फास्फोरस से कम होगा या सल्फर से कम होगा। ये 1 यूनिट बढ़ेंगे तो साइज डोमिनेट करेगा, जहाँ 2 यूनिट या उससे ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको नोट कर लेंगे। बोरोन का सिलिकॉन से ज़्यादा होगा मगर बाकी से कम होगा। तो आंसर कौन सा हुआ हमारा, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, देन बोरोन। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट्स इन द पीरियड हैज़ हाईएस्ट एंड लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट किसका होगा, हीलियम का, लोएस्ट होगा सीजियम का। डाउन द ग्रुप घटता है,
इस तरफ बढ़ता है। सबसे नीचे कौन है? सीजियम। इधर बढ़ रहा है, मतलब इधर घट रहा है। सीजियम सबसे कम, सबसे ज़्यादा किसका होगा? हीलियम का। चलिए अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? Li प्लस, Mg प्लस, Al प्लस और नियॉन। Li प्लस क्या है हमारा? 1s2। क्या है ये? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। Mg प्लस 3s1, Al प्लस 3s2 और नियॉन। कंपेरिजन होगा बेसिकली हमारा Li प्लस में और नियॉन में, क्योंकि दोनों के पास नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। Li प्लस का एक्चुअली हीलियम से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज साइज़ बहुत छोटा हो जाता है और नोबल गैस कन्फिग्रेशन तो है ही, तो इसका हीलियम से भी ज़्यादा होता है, तो नियॉन से भी इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि हीलियम का नियॉन से ज़्यादा होता है। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये हीलियम से इसका बहुत ज़्यादा होगा। तो आंसर हमारा होगा Li प्लस। नोट कर लीजिए। ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दिया है, ये आप घर पे जाके उससे ट्राई करेंगे। हो सके तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको आंसर इसका हमको दिखाएंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे अगर कोई दिक्कत होगा तो। ठीक है, थैंक यू। इसमें आपको ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लिखना है। जो भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उसका आपको आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में इसको लिखना है। ठीक है।